हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की, पैसों की सख्त जरूरत है। और ये सारे जो पैसे हैं वो पूरे कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में किस तरह से एलोकेट हो, किस तरह से सर्कुलेट हो, किस तरह से मोबिलाइज हो, ये जो इंस्टीट्यूशंस देखती है, जो मार्केट प्लेसेस देखते हैं, वही हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 पे है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। लेट्स रीड इंट्रोडक्शन। Finance is the backbone of an economy. Finance basically refers to what? Management of money. Finance मतलब आप क्या कर रहे हो, जो पैसा है उसे आप ठीक तरह से मैनेज करोगे। It includes funds needed by individuals, business houses and government for various purposes. मतलब जो पैसा है वो हर एक स्टेज पे हमें चाहिए, इंडिविजुअल्स को भी चाहिए, इंडस्ट्रीज को भी चाहिए एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत होती है। Thus, फाइनेंस इज कैटेगराइज्ड एज पर्सनल फाइनेंस। मतलब जो इंडिविजुअल्स को चाहिए तो हम उसे कहते हैं पर्सनल फाइनेंस, जब इंडस्ट्रीज को चाहिए तो हम उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड जब गवर्नमेंट को चाहिए तो हम उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री is responsible for mobilization and allocation of funds. मोबिलाइजेशन मतलब क्या? जो पैसा है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक कैसे पहुंच सके, अलग अलग इंडिविजुअल्स को उनके जरूरत के हिसाब से पैसा कैसे प्रोवाइड हो सके, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कैसे फंड्स एलोकेट हो सके, इसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ मनी। ओके, सो इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ which is vital for the economic development of the country. अगर हमें पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करना है किसी भी सेक्टर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल कि किस तरह आप उस फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया comprises of four things, comprises of financial institutions, all right, financial markets, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो अलग अलग बैंक्स है, एनबीएफसीज है, जो हमें हेल्प करते हैं, हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है तो वो हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब आपके नीड के हिसाब से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, उस तरह आपको जब पैसा प्रोवाइड किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं, जहां से हमें मिलता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स है, मतलब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपको इक्विटी चाहिए या आपको लोन चाहिए, दैट इज डेट, या फिर आपको डेरिवेटिव्स चाहिए, अलग अलग हमारे पास इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड लास्टली फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब हमें इसके अलावा भी बहुत सारे अलाइड सर्विसेज दिए जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ आवर फाइनेंसेस। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों। लेट अस सी, दिस चैप्टर डील्स एक्सक्लूसिवली विद फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया. Financial markets are an important component of the financial system. Meaning of financial market. अब financial market किसे कहते हैं? Financial market refers to a market where sale and purchase of financial assets such as bonds, stocks, derivatives, government securities, foreign currency, etc. is undertaken. किसी भी मार्केट का क्या डेफिनेशन है बच्चों? मार्केट मतलब क्या? जहां पे भी हम खरीदते बेचते हैं, दैट बिकम्स अ मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो हम उसे फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल। लेकिन परचेज और सेल किसे कर रहे हैं हम? देखिए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा। ये क्या है? ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जरूरत के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जहां पे इन सब का डीलिंग होता है उसे हम कहेंगे इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट. Financial markets operate through banks, non-banking financial institutions,
brokers, mutual funds, discount houses, etc. Financial markets include two distinct markets. देखिए primarily financial markets के दो हिस्से हैं, money market and capital market. तो जो पहला हिस्सा है इस चैप्टर का that is related to money market and second हिस्सा जो रहेगा वहां पे हम capital markets को स्टडी करेंगे. ठीक है? Now let us understand what do you mean by money market. Let's read. Money market in India. Money market is a market for lending and borrowing. Again market है तो वहां पे आप purchase और sale कर रहे हो, lend और borrow कर रहे हो, लेकिन किस चीज को? देखिए शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब इन फंड्स का जो टेन्योर है ये कम रहेगा, लेस देन अ ईयर रहेगा, तो हम इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स. और शॉर्ट टर्म फंड्स में अगर डील कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं मनी मार्केट. इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, मतलब ऑलमोस्ट मनी, पैसे के में लेन देन नहीं कर रहे हम, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं जो वेरी वेरी लिक्विड है. लिक्विड का क्या मतलब होता है? लिक्विड मतलब वाटरी नहीं, लिक्विड मतलब जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है उसे हम लिक्विड कहते हैं, राइट? दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एटसेट्रा. सच इंस्ट्रूमेंट्स आर, सी कैसे है ये इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हाईली लिक्विड है, मतलब आप क्विकली जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. दे आर लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल with a maturity period of 1 year or less than 1 year. तो जो मनी मार्केट के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, उनकी रिस्क कंपैरेटिवली कम होती है एंड आप क्विकली इन्हें मार्केट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया. अब हमें ये तो समझ गया दैट फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट. अब मनी मार्केट में क्या आता है? Let us see. Money market in India is dichotomous by nature. It comprises of both. दो चीजें हैं मनी मार्केट में. क्या है? Organized and unorganized sector. Organized मतलब proper rules, regulations follow करेंगे. There is going to be some authority which is going to lay down all these rules and regulations. लेकिन there is also an unorganized sector जहां पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी वहां पे ये पैसों की इंस्ट्रूमेंट्स की लेन देन होती है. So there are two types of market, unorganized and organized. The organized sector includes RBI, that is Reserve Bank of India, commercial banks, cooperative banks, developmental financial institutions, investment institutions and discount and finance house of India. तो हर एक को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, that RBI क्या करती है, what do you mean by commercial banks, cooperative banks, everything we are going to study in detail. Okay, the unorganized sector on the other hand comprises of indigenous bankers, money lenders and unregulated non-bank financial intermediaries. मतलब ये जो unorganized sector होता है, जैसे हम देखिए पुराने जमाने में कोई मूवीज होते थे वहां पे दिखाते थे that there used to be a साहूकार और वो गांव में लोगों को पैसे देता था. That is an unorganized sector का example, जहां पे you are not governed by any rules and regulations, तो आप हो जाते हो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों. एंड ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ आरबीआई एंड अदर बैंक्स. ओके, money market centers in India are located at Mumbai, Delhi and Kolkata. However, Mumbai is the only active money market center in India. Okay, let us read. Following chart explains the structure of money market in India. तो यहाँ पे देखिए यही हम इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में पढ़ने वाले हैं बच्चों. Organized sector and unorganized sector. Organized sector of the money market consists of Reserve Bank, commercial banks, cooperative banks, etc. Let us now discuss organized sector of money market in India. Alright, so now let us see बच्चों that RBI जो है, जो सबसे important हिस्सा है हमारे organized sector का, उसे अभी हम पढ़ेंगे. Let us see. Every country in the world has a central bank. RBI क्या है? हमारी सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई कहते हैं. वैसे अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स होंगे उनके नाम अलग अलग होंगे, ठीक है. विच इज एट द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग सिस्टम जहां से स्टार्ट होती है. आरबीआई इज द गवर्निंग बॉडी एंड देन देयर आर अदर बैंक्स बिलो इट. ओके, इट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन द कंट्री. तो इसे रेगुलेट करना है, इसे ठीक तरीके से स्मूथली फंक्शन कराना है मनी मार्केट को. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। RBI was set up on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission. ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में that RBI किसके वजह से सेटअप हो गई? Because of recommendations of Hilton Young Commission. The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the functions of the bank. RBI commenced its operations on 1st April 1935 as a private shareholders bank. मतलब देखिए even before independence 1st April 1935 को ही RBI के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे और वो नेशनलाइज हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस 1st January 1949 को। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मनी मार्केट। नीडलेस टू से बिकॉज ये एपेक्स बैंक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे मनी मार्केट में। लेट्स रीड अहेड। Popular definitions of the central bank. Dr. M.H. de Kock says, central bank is one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country. Apex है मतलब सबसे ऊपर है, उसे हम कहेंगे central bank. Professor W.A. Shaw says, central bank is a bank which controls credit. अभी क्रेडिट कंट्रोल कैसे करते हैं ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की हमें अलग अलग दो डेफिनेशंस दी गई है बच्चों। एक डेफिनेशन में कहा गया है दिस इज द एपेक्स बैंक और दूसरे डेफिनेशन में कहा गया है वो बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करती है उसे हम कहेंगे सेंट्रल बैंक। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या फंक्शंस होते हैं हमारे आरबीआई के। व्हाई इज इट सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर मनी मार्केट। सो इन फंक्शंस को याद रखने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। लेट अस लुक एट द शॉर्ट कोड CBI PFO. Your short code is CBI PFO. Let us see. First, C stands for Controller of Credit. सबसे important function है ये Controller of Credit. Let us see point number 5. As a supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by commercial banks. मतलब क्या करती है आरबीआई? इट हैज टू एंश्योर दैट जो कमर्शियल बैंक्स होती है जो हमें लोन्स देती है वो इतना ज्यादा लोन नहीं दे दे दैट बहुत एक्सेस क्रेडिट क्रिएट हो जाए या फिर इतना कम लोन दे देगी दैट डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आरबीआई क्या करता है इट हैज टू कॉन्स्टेंटली चेक कि कितना वॉल्यूम हैज बीन क्रिएटेड, क्रेडिट का कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, कितना जरूरी है। एवरी टाइम इस बैलेंसिंग एक्ट को करना पड़ता है आरबीआई को। इट हैज टू एंश्योर कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, दैट इज व्हाई क्रेडिट क्रिएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन इस क्रेडिट क्रिएशन को करते करते बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं and that is why this is a very important function of the RBI. Let's read ahead. It also monitors the purpose or use of credit. मतलब ये कौन से सेक्टर में जा रहा है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, ये एग्रीकल्चर में जा रहा है क्या, इंडस्ट्री में जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। तो जो फंड्स लेंड कर रही है अलग अलग बैंक्स वो एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में लैंड कर रही है, उसका क्या एंड यूज हो रहा है, इस सब का ट्रैक रखती है आरबीआई। ओके, quantitative methods such as bank rate, open market operations, variable reserve ratios such as cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, etc. control the volume of credit created. मतलब आरबीआई क्या करती है अलग अलग रेशोज क्रिएट करती है, जैसे सीआरआर या एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होते हैं बच्चों? अब आरबीआई क्या करती है बच्चों, जो बहुत सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर फंक्शन करते हैं तो वो जो बैंक्स है वो बहुत ज्यादा पैसा अगर मार्केट में दे देगी और कल जाके अगर किसी ने लोन नहीं रीपे किया, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए हैं जो बैंक से लोन ले लेते हैं crores ऑफ रुपीस का एंड वो लौटाते ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। एंड दैट इज व्हाई आरबीआई क्या कहती है that every bank should keep a certain percentage of its deposits with the RBI. Okay, so for example अगर 100 rupees के डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक के पास तो आरबीआई कहती है that give me 4 rupees और 5 rupees और बाकी का जो पैसा है उसे आप लेंड कर सकते हो। तो दिस इज अ स्टेप टेकन बाय आरबीआई टू एंश्योर दैट जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो सॉल्वेंट रहे, नहीं तो इस तरह से लोग सिर्फ पैसा लेके जाएंगे
और अगर वो चुकाएंगे नहीं, लोन्स को रीपे नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर तो खतरे में आ जाएगा। तो आरबीआई के पास इस तरह से आरबीआई एक बफर के रूप में पैसा रखती है। सिमिलरली देयर इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, लिक्विडिटी मतलब इतना पोर्शन यू हैव टू कीप एज लिक्विड इन योर एंटायर पोर्टफोलियो। मतलब जब भी कभी कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मेरा पैसा लौटा दो, तो बैंक के पास वो पैसा होना चाहिए लौटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज जाके मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने वो पैसे उधर ही रहने दिए हैं। बट whenever I am in need of funds, I will go to the bank and withdraw that money, है ना? आप सब यही करते हो, आप बैंक में जाते हो, पैसा विड्रॉ करते हो आपके अकाउंट में से। कब ऐसा होता है क्या दैट आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन बैंक आपको देने से मना कर रही है? ऐसे नहीं कर सकती है बैंक, राइट? यू हैव केप्ट दैट मनी एंड whenever you require, आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। सो इसीलिए एक लिक्विडिटी रेशियो अलग से मेंटेन किया जाता है, दैट जब भी कोई भी कस्टमर आके खुद के अकाउंट से पैसा निकाले, उसे वो पैसा देने के लिए बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। सो ऐसे अलग अलग रेशियोज, अलग अलग रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि बैंक्स क्रेडिट भी क्रिएट कर सके, बिकॉज लोन्स तो देने ही पड़ेंगे उनको। सो क्रेडिट क्रिएशन भी हो सके, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स है उन्हें भी जब पैसे की जरूरत हो तो उन्हें हम पैसा लौटा सके, राइट? सो मेनी मेजर्स आर टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट लोन्स जहां जहां जरूरी है, जहां इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को जहां जहां जरूरी है, जिस सेक्टर में जरूरी है वहां पे लोन्स जा सके, एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सके। बट एट द सेम टाइम जो बैंकिंग सेक्टर है वो सॉल्वेंट रहना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट मेजर्स आर टेकन बाय आरबीआई। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब क्या है? आरबीआई क्या करती है? सिक्योरिटीज को बाय और सेल करती है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट फील्स दैट देयर इज एक्सेस मनी इन द इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी में पैसों की जरूरत है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आरबीआई इज गोइंग टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। ऑलराइट, आगे qualitative methods such as fixing margin requirements, credit rationing, moral suasion etc. regulate the purpose and use of credit. Moral suasion मतलब हर एक इंडिविजुअल को खुद से ही ऐसे लगना चाहिए that the loan that we have taken, it is a moral responsibility that we repaid. तो इस तरह से qualitative as well as quantitative methods are undertaken by the RBI. Now let us move to the next function. C का first one था controller of credit. Next function is collection of data. Let us see here. Point number 6, collection and publication of data. RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sectors of the economy. तो RBI में बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है रेगुलरली, सो दैट उस डेटा के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिसीज को वो फ्रेम कर सके। सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट द आरबीआई प्लेज। तो फंक्शंस में हमने दो फंक्शन सी से देख लिए बच्चों, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, सी हो गया। नाउ बी से क्या है? लेट अस सी। बी से वापस दो फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट की अपनी बैंक है। लेट अस रीड point number 2, banker to the government. RBI acts as a banker, agent and advisor to the government. मतलब RBI तीन रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है और गवर्नमेंट की एडवाइजर भी है। Let us see one by one. It transacts the business of both सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी पैसों की जरूरत होती है वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उन्हें लोन देती है। और आरबीआई आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पैसा चाहिए तो ये आरबीआई देती है, अगर पैसा लेना है तो आरबीआई से लेना है। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो whatever has to be done, it has to go through RBI. So it accepts money as well as makes payments on behalf of the government. So on behalf of the government करती है, इसलिए वो एजेंट हो गई। एंड एडवाइजर कैसे है? Let us see. It also undertakes the management of public debt. It advises the government on a wide range of economic issues. मतलब जब भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करता है, हैज टू बी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। इसलिए आरबीआई प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट कि एग्जैक्टली हमारा जो कंट्री की इकोनॉमी है उसका क्या स्टेटस है, ये डेटा जो है, ये रिसर्च जो है वो क्या हमें दिखा रहा है,
और क्या जरूरत है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए? गवर्नमेंट जो है कोई भी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी विदाउट आरबीआई एडवाइस नहीं करती है, बिकॉज आरबीआई has the necessary data, has the necessary expertise to advise the government so that proper and smooth functioning हो सके हमारी इकोनॉमी का। 3 रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई। कौन से 3 रोल्स है? आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज एन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो बी से हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट। लेट्स सी बी से नेक्स्ट क्या है? बैंकर्स बैंक। इसका क्या मतलब है? लेट अस सी। Point number 3, Bankers Bank. RBI exercises statutory control over commercial banks. तो जो सारे commercial banks हैं उनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? RBI करती है। So all scheduled banks are compulsorily required to maintain certain minimum of cash reserves with the RBI against their demand and time liabilities. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, certain CRR, SLR is required to be kept with the RBI. RBI provides financial assistance to banks in the form of discounting of eligible bills. हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है बच्चों, देखिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो जब भी शेड्यूल्ड बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है, सो इट कैन गो टू द आरबीआई, टेक द बिल एंड आरबीआई को बोल सकते हैं दैट यू प्लीज कीप दिस बिल एंड गिव मी money in return. Also, loans and advances are provided against approved securities. मतलब कोई ना कोई चीजें गिरवी रख के, कोई ना कोई सिक्योरिटीज गिरवी रख के, कोलैटरल रख के आरबीआई पैसा देती है टू द कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो इस तरह से इट एक्ट्स नॉट ओनली एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट बट ऑल्सो इट इज अ बैंकर टू द अदर बैंक्स। सो इसीलिए बी से 2 पॉइंट्स हमने देख लिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक। Okay, let's move to the next function. I say issue of currency notes. Let's see here. Point number 1, issue of currency notes. RBI has the sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee note and coins. Okay, so हमारी जो RBI है वो सारे जो करेंसी है वो RBI इशू करती है। सिर्फ जो 1 rupee नोट होता है that is issued by the government. As per minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserves of 200 crores, out of which at least 150 crores should be in gold and remaining 85 crores should be in terms of foreign currency and government securities. जैसे कि हमने अभी देखा बच्चों, RBI is going to issue the currency notes in the सिस्टम, तो इसलिए अंडरलाइंग एसेट्स आरबीआई के पास होने चाहिए एंड दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट आरबीआई शुड कीप रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़। अब ये रिजर्व्स देखिए, उसमें कुछ गोल्ड का पोर्शन है और कुछ पोर्शन है अदर फॉरेन करेंसी का। गोल्ड का पोर्शन देखो 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए। व्हाई इज ऑल दिस नेसेसरी? बिकॉज जब भी कभी बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाता है नेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो जाता है, गोल्ड एक ऐसा एसेट है बच्चों जिस पे रिलाई किया जा सकता है, उसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट कुछ हिस्सा वो जो 200 करोड़ है उसमें गोल्ड का हो एंड एवरीथिंग एल्स कैन बी अंडर foreign currency and securities. Why is this done? Because there has to be a proper balance. पूरा के पूरा गोल्ड नहीं रख सकते या पूरा के पूरा फॉरेन सिक्योरिटीज नहीं रख सकते हैं, बिकॉज रिस्क को मिटिगेट करना है ना, बहुत रिस्क नहीं लेना है। वी आर डाइवर्सिफाइंग द रिस्क, इसीलिए जो 200 करोड़ है उसका अलग अलग इस तरह से हिस्से किए जाते हैं। गेटिंग इट? तो आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है करेंसी नोट्स इशू करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन CBI. नेक्स्ट इज PF. P से है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। लेट अस सी पॉइंट नंबर 7, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। RBI also performs certain promotional and developmental functions such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositors, development of specialized institutions for agricultural credit, industrial finance, etc. मतलब बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी करती है, जैसे प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के प्रमोशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी आरबीआई और कहेगी दैट यू हैव टू एंश्योर दैट इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर एलोकेशन और मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए नाबार्ड है, स्मॉल इंडस्ट्रीज सिडबी है। अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस करने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी आरबीआई
चलाती है। सो ये है बच्चों प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट फंक्शन क्या है देखो, एफ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। लेट अस सी पॉइंट नंबर 4, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसे हम कहते हैं कस्टोडियन। अब कस्टडी में इसका क्या मतलब होता है, लेट अस रीड। आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। It has to maintain the official rate of exchange of the rupee as well as ensure its stability। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, एक्सचेंज रेट मतलब हमारे कंट्री के बदले रुपी के बदले डॉलर या रुपी के बदले पाउंड, ये जो एक्सचेंज रेट है इसे मेंटेन करना, इसे स्टेबलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का। आरबीआई हैज टू एंश्योर दैट हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत डिप ना हो जाए। इसका मतलब डॉलर के बदले में रुपीस कितना देना चाहिए, 80-85 इज द करंट एक्सचेंज रेट, कभी 90 हो सकता है, आगे जाके वो और भी बढ़ सकता है। आरबीआई हैज टू एंश्योर दैट डॉलर के बदले में, पाउंड के बदले में हमारी जो करेंसी है ये बहुत ज्यादा फॉल ना हो जाए, एक स्टेबिलिटी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई करती है हमारी रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, आरबीआई आल्सो अंडरटेक्स टू बाय एंड सेल करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो फॉरेन करेंसीज होते हैं उसमें भी आरबीआई डील करती है। मतलब जब भी इंपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, आरबीआई के पास ये सारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं। ओके, सो आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गेटिंग इट? एंड लास्ट इज CBI PFO. O stands for other functions. Let us see. RBI acts as a clearinghouse for settling the accounts between its member banks. As a lender of last resort, देखिए RBI is a lender of last resort. It also provides liquidity to banks experiencing financial difficulty. मतलब अगर कोई बैंक ऐसी है जिसे फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है या शॉर्ट टर्म कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए पैसों की जरूरत है, तो वो कहां जा सकती है, वो आरबीआई के पास जा सकती है। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जैसे हम कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वैसे जिस बैंक का कोई नहीं उसकी होती है आरबीआई। सो आरबीआई इज गोइंग टू गिव सर्टेन लोन्स टू द बैंक्स टू एंश्योर दैट दोज बैंक्स स्मूथली फंक्शन कर पाए। ओके, तो इस तरह हमने ये सारे फंक्शंस देख लिए आरबीआई के बच्चों। लेट अस क्विकली रिवाइज। सीबीआई पीएफओ, दिस इज योर शॉर्ट कोड। सी से दो फंक्शंस है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। बी से भी दो फंक्शंस है, बैंकर्स बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। एंड आई स्टैंड्स फॉर इशू ऑफ करेंसी नोट्स। सीबीआई पीएफ, P stands for promotional and developmental activities, F stands for custodian of foreign exchange reserves and O stands for other functions. Okay, I hope ये सारे important functions RBI के आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। अगर lectures अच्छे लग रहे हैं बच्चों, do comment and let me know your comments. Truly keep us motivated. मिलती हूँ आपको next videos में. Till then, take care. Bye bye.